हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये एमसीक्यू सीरीज जो कि मध्य प्रदेश जीके का उसका ये 20वां वीडियो है। और इससे पहले लगातार 19 वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और उन सभी में मैंने मध्य प्रदेश का टॉपिक वाइज पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज कवर की है। और बहुत ही ज़्यादा डीप एमसीक्यू सीरीज का ये चल रही है, जिसमें कि 10,000 से अधिक क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ। और हर वीडियो में 25 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, कवर कर रहा हूँ और टॉपिक वाइज चल रही है। तो जितने भी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, और अन्य एग्जाम जो कि व्यापम कंडक्ट कराता है, जिसमें कि एमपीजी के पूछा जाता है, वो सारे विद्यार्थी के लिए ये एक च्यवनप्राश, एक अमृत बाण, एक जड़ी बूटी की तरह साबित होने वाला है। क्योंकि लगातार टॉपिक वाइज आ रही है, बहुत ही डीप इसका एनालिसिस चल रहा है हर क्वेश्चंस का। तो वो सारे विद्यार्थी मेरी इस सीरीज को बिल्कुल देखें, लगातार देखें, क्योंकि इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आप मध्य प्रदेश जीके में चाहते हैं। तो लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो कि मध्य प्रदेश जीके के अलावा अन्य जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। इसलिए ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करता हूं ये 20वां पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश जीके पर स्पेसिफिक टॉपिक पर आधारित है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देख पाए। ये लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। 25 क्वेश्चन है इसमें लगातार, और पूरा डीप एनालिसिस मैंने इसमें किया है। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो टाइगर स्टेट कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश को ही सबसे अधिक टाइगर होने के कारण टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ही है जिसमें कि सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा वापस दिया, यानी कि लगातार ये टाइगर स्टेट बना हुआ है। सबसे अधिक अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा टाइगर? तो वो पाए जाते हैं बांधवगढ़, यहाँ पे की सबसे अधिक घनत्व है। ठीक है ना, वहां पर जो डेंसिटी है टाइगर की, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। और सफेद जो टाइगर है, व्हाइट टाइगर, वो भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है ना, और वो कहाँ पाया जाता है? वो भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा ताप्ती, महानदी ताप्ती, वैनगंगा, पेंच नदी या चंबल व सोन नदी? तो इसका सही उत्तर है चंबल और सोन नदी। यहाँ पर मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी जो कि इंदौर में है, ठीक है ना, इंदौर में इसका उद्गम है। इंदौर की कहाँ से? जानापावा की पहाड़ी से। सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकली है। ठीक है ना, और यहीं पर मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक नदी और है यहाँ पे कि घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, वो है कैन नदी। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये तीन जो नदी हैं, तीनों में, ठीक है ना, इन रेप्टाइल्स का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है या पॉपुलर है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है बघेलखंड। जो बघेलखंड का क्षेत्र है, यही क्षेत्र सफेद शेरों के लिए पॉपुलर है और प्रख्यात है। ठीक है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक सफेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें सफेद शेर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? ठीक है ना, इसमें नहीं का पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा इसमें से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो विच वन इज द करेक्ट? तो इसका आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यही है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर की जो
योजना थी, ये योजना मध्य प्रदेश में कब से लागू हुई थी? ये हुई थी 1974 से, ठीक है। बाकी के ये तीनों जो हैं, इन तीनों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वो शामिल है, ठीक है। उसमें ये तीनों के तीनों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अगला क्वेश्चन आ गया, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले लागू की गई थी? कान्हा-किसली, पेंच, बांधवगढ़ या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कान्हा-किसली। कान्हा-किसली से ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना चालू की और इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, 1974 से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। देन उसके बाद में लगातार ये धीमे-धीमे करके हर राष्ट्रीय उद्यान में इसको लागू किया गया। देन इसके बाद में पेंच में लागू हुई 1980 में, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो लागू हुई 1993 में, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो लागू की गई थी ये 1994 में। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी मैं सन बता रहा हूँ, इनको आपको पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की तरह याद करना है। कान्हा-किसली में 1974 में, जब इसकी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ही हुई थी कान्हा-किसली से। देन उसके बाद में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 1980, बांधवगढ़ में 1993 और पन्ना में 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ या फिर कान्हा-किसली? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका सही उत्तर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये 1968 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सफेद टाइगर, ठीक है ना, सफेद बाघों के लिए, ठीक है। और सबसे अधिक बाघ भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, जो कि कहाँ है? उमरिया जिले में, ठीक है ना, जो कि शहडोल संभाग में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 9वां, मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक शेरों की घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो ऑप्शन आपको मालूम ही है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव, कान्हा-किसली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, तो वो आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर सबसे अधिक घनत्व है शेरों का, ठीक है ना। ये टोटल जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है, 437 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर हर 8 किलोमीटर में एक टाइगर पाया जाता है। तो यहाँ का जो घनत्व है वो बहुत अधिक है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, ठीक है ना। और यहीं पर है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला जो है वो उमरिया जिले में ही है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उसी के आसपास पूरा का पूरा नेशनल पार्क है, जो पूरी जंगल के बीच में है। बांधवगढ़ का जो किला जो है, और वो प्रेग ऐतिहासिक काल का है, प्री हिस्टोरियन पीरियड के टाइम का है। और ये जब 16 महाजनपद थे उस समय की काल का है ये, बल्कि उससे और पहले का। भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, ठीक है ना, ये इतिहास में लिखा हुआ है, उनका राज था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको अलग से कुछ टॉपिक से अलग हटके बताया, लेकिन वो था बांधवगढ़ के बारे में, इसलिए मेरे को बताना उचित लगा। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग, ठीक है ना। फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं।
और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को। तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 10वां। रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है? सीधी, पन्ना, रीवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है पन्ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है रेप्टाइल पार्क, ठीक है ना। यहाँ पर रेंगने वाले जीव यानी कि रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। घड़ियाल का यहाँ संरक्षण हो रहा है, साथ में मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, इसका भी संरक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। और ये किस नदी में? क्योंकि ये ऑब्वियसली नदी में रहने वाले भी जीव हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं ये। तो इसके पास से नदी निकली है कैन, ठीक है ना। कैन नदी में
जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के साथ में गुजरती है। वहां पर मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। कैन नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से, इसलिए इसका नाम कैन पड़ा है। और कैमूर की पहाड़ी जो कि कटनी, ठीक है ना, कटनी जिले के आसपास की है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या में कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में 8%, 12%, 9 या फिर 22? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22%। पूरे के पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, टाइगर स्टेट, ठीक है ना। 2019 में इसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। और पूरे के पूरे भारतवर्ष में अगर टाइगर का कैलकुलेशन किया जाए तो 22% टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे अधिक टाइगर कान्हा किसली में पाए जाते हैं। और अगर डेंसिटी के मामले में देखा जाए, घनत्व के मामले में, तो सबसे अधिक घनत्व बांधवगढ़ का है। बांधवगढ़ में सबसे अधिक घनत्व, यानी कि जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा शेरों की घनत्व बांधवगढ़ में है। और संख्या सबसे ज्यादा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? ये है मंडला और बालाघाट, ठीक है ना। ये 2 जिलों में मिला के है, ठीक है ना। और बांधवगढ़ कहाँ है? ये है उमरिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य का एकमात्र जिला यहाँ पे सफेद शेर पाए जाते हैं, रीवा, सतना, मंडला और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रीवा। रीवा में ही पाए जाते हैं सफेद शेर, व्हाइट टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं तो रीवा में ही। मार्तंड सिंह जूदेव, अगर नाम सुना है आपने, मार्तंड शाह जूदेव, मार्तंड सिंह नाम है और जूदेव आखिरी में है, ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले सफेद शेर इन्होंने ही देखा था। फिर उसके बाद में सफेद शेर को साथ में लेके आ गए थे। ये शिकार पर गए थे और सबसे पहले सफेद शेर इन्होंने ही देखा और उसके बाद में साथ लेके आए, फिर उन्होंने इसको पाला था, ठीक है ना। ये रीवा के महाराज थे। और तो ये रीवा में ही सफेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है? पेंच, माधव, बांधवगढ़ या कान्हा किसली? देखिए पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान पर ही ये टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश एमसीक्यू सीरीज का। तो हर टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज मिलने वाली है। तो आपको हर टॉपिक पर पूरे फैक्ट क्लियर एक ही वीडियो में हो जाएंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस चेन वाइज याद होंगे, जैसे कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे कि आपके पूरे डाउट्स और पूरे फैक्ट्स क्लियर होंगे। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये चोटी के ऊपर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है, वो कहाँ पर है? तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। शिवपुरी में है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। और वहां पर है पहाड़ी की चोटी पर, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, सबसे विशाल भवन है जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है ना, इसका निर्माण है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिंधिया घराने का था, सिंधिया घराना यहाँ पर शिकारगाह था ये, ठीक है ना, शिकारगाह थी, यहाँ पर शिकार खेलने जाते थे। बाद में इसको माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। और यहीं से माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच NH3 मतलब आगरा टू बॉम्बे वो वाला नेशनल हाईवे गुजरता है, ठीक है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा? तो इसका सही आंसर है दूसरा, बा, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन आवा सादा में। तो ये दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। शेर यानी कि लॉयन, ठीक है ना, लॉयन बोलते हैं शेर को, मतलब लॉयन होता है। तो सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी,
22, 25, 31 या फिर 27? बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा 31। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुल 31 अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मध्य प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट से जाइए और वहां से मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं। यू विल गेट ऑल द डिटेल अबाउट एमपी सेंचुरी। मध्य प्रदेश की जितनी भी सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी। साथ में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरा क्लेरिफाई किया है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ पे है, कितने एरिया में है, पूरा का पूरा उसमें क्लेरिफाई किया। तो यू विल गेट ऑल द डिटेल इन अबाउट एमपी जी के प्ले लिस्ट। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश जीके के वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। ऑल टॉपिक्स वीडियो यू विल गेट इन द एमपी जीके लिस्ट इन माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और वीडियो आपको ये कैसा लग रहा है इसके बारे में भी राय दें। ठीक है ना। लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इसको देखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? घाटी गांव, करेरा या फिर आ और बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाले जो दोनों हैं ये बिल्कुल सही हैं। इन दोनों में ही सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव जो है ये कहां पर है? ये है ग्वालियर में। ग्वालियर में है ये अभ्यारण्य। और करेरा जो है शिवपुरी में है। ठीक है ना। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ग्वालियर और शिवपुरी दोनों चिपके हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है ना। ऊपर में ये घाटी गांव आ जाता है, ठीक है, और नीचे में यहाँ पर करेरा आ जाता है। पक्षियों को कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी आजादी से घूमते हैं। तो ये दोनों ही अभ्यारण्य में ही पक्षी विचरण करते हैं। तो घाटी गांव और करेरा दोनों में ही, ठीक है ना, सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। एक विलुप्त प्रजाति की ये चिड़िया है, धीमे धीमे करके खत्म हो रही थी, तो इनका संरक्षण इन दोनों में ही किया जाता है। ये ग्वालियर हो गया, ठीक है, और ये शिवपुरी हो गई। ठीक है ना। और दोनों से लगे हुए हैं ये दोनों अभ्यारण्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोनों ही, क्योंकि इसमें संरक्षण किया जाता है किसी ना किसी जीव का। यहाँ पे भी संरक्षण हो रहा है, उसके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का किस अभ्यारण्य में संरक्षण, ठीक है ना, समृद्ध मतलब संरक्षण किया जा रहा है? ठीक है, उसमें पूछा था सोन चिड़िया का, इसमें पूछा है खरमोर पक्षी का। दोनों एक प्रकार से कोरिलेट हैं, तो जिससे कि आपको याद हो सके। पता है किस में किया जा रहा है? नोरादेही, पालपुर, सरदारपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सरदारपुर। सरदारपुर में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। उसके अलावा एक और है, वो है सैलाना अभ्यारण्य। ठीक है ना। ये कहां पर है? सरदारपुर ये धार में है, और सैलाना ये कहां पर है? ये है रतलाम में। ठीक है ना। जिस तरीके से आपको मैंने सोन चिड़िया के बारे में बताया, करेरा और घाटी गांव, तो उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से चिपके हुए जिले हैं। ठीक है ना। रतलाम और फिर धार नीचे। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर भी आकृति बनती है कि ऊपर में जो है, ऊपर में जो सैलाना आ जाता है ये रतलाम में, और नीचे में यहाँ पर सरदारपुर आ जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसलिए खरमोर पक्षी दोनों में ही विचरण करते हैं, इसलिए दोनों में ही इसका संरक्षण किया जाता है खरमोर पक्षी का। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बहुत ही सिंपल है। ऊपर में लगा हुआ है रतलाम और नीचे में लगा हुआ है धार जिला, तो इन दोनों में एक साथ संरक्षण होता है खरमोर पक्षी का। रट लें, याद कर लें तोते की तरह, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। लॉजिक भी मैंने पूरा समझाया है आपको, इजीली यू कैन रिमेम्बर इट। ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है? चंबल, कैन, सोन या उपरोक्त सभी? देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपके उसके बारे में पूरा जानकारी दी इसी वीडियो में, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, वो है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ऊपर जितने भी जो अभ्यारण्य दिए गए हैं उन सभी अभ्यारण्य में इनका संरक्षण किया जाता है। चंबल में, कैन में और सोन में, ये तीनों के तीनों
बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चंबल यानी कि चंबल नदी, कैन यानी कि कैन नदी, सोन यानी कि सोन नदी, ये तीनों नदियों में ही है और तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान के साथ में है, ठीक है ना। सोन घाटी है ना, कैन जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और चंबल चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर तीनों में ही घड़ियाल और मगरमच्छ, ठीक है ना, इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आप। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी सेंचुरी मध्य प्रदेश की कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, नोरादेही, राला मंडल, गांधी सागर या पेंच। बताइए, अगर आप अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं डेफिनेटली आप बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है नोरादेही। नोरादेही जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला है सागर, दूसरा है दमोह और तीसरा है नरसिंहपुर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपकी किस्मत है, मैंने सब एक्सप्लेन किया है उसमें, ठीक है। ये है सागर जिले में दमोह और नरसिंहपुर। सागर और दमोह ये एक ही संभाग में आते हैं, जो कि है सागर संभाग, और नरसिंहपुर ये आता है एक अलग संभाग में जो है जबलपुर, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तीनों जिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए, ये सागर हो गया, बाजू में दमोह हो गया और नीचे नरसिंहपुर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये एरिया बनाते हैं और ये तीनों जिलों में फैला हुआ है और इसका जो एरिया है ये 1194 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 1194 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है तीनों जिलों में, ठीक है ना। और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो है राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक है ना, राला मंडल ये सबसे छोटा है और ये कहाँ पे है, ये इंदौर में है, ठीक है ना। इंदौर में है राला मंडल अभ्यारण्य। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया, काफी कुछ मैंने आपको इसमें बताया। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है। नीलगाय, हिरण, बाघ या फिर चीतल। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है चीतल। सबसे अधिक पाया जाने वाला जानवर है, अभ्यारण्य में भी पाया जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों में भी पाया जाता है, जो कि है चीतल। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, याद कर लें, रट लें, तोता बन जाए इसमें आप। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताएं। मध्य प्रदेश अपना हरा भरा मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो सबसे अधिक अभ्यारण्य भी होंगे और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी यही होंगे। तो ये पहला नंबर में आता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे हैं और सबसे अधिक अभ्यारण्य भी हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य की बात किया है तो 31 अभ्यारण्य पाए जाते हैं। सबसे अधिक जंगल भी मध्य प्रदेश में है, नंबर 1 पे जंगल मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य भी अधिक होंगे और राष्ट्रीय उद्यान भी अधिक होंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। राला मंडल, सैलाना, ओरछा या फिर गंगऊ। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, तो वो है राला मंडल। मध्य प्रदेश का अगर कोई सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो वह है राला मंडल और ये है इंदौर में, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और ये 2.345 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है, ठीक है। सिर्फ 3 किलोमीटर से भी कम एरिया, 3 क्या 2.25 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। छोटा सा अभ्यारण्य है ये, सबसे छोटा अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इससे पहले वाले में सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछ लिया गया, अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया गया। यानी कि आपके हर एंगल से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। बताइए, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव, वन विहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, डिंडोरी में। ये आपको याद रखना है, ये डिंडोरी में है। डिंडोरी जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत है, ये संभाग है
ठीक है ना, और ये जिला है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ये फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा है जिसका कि एरिया 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा एरिया है। और फॉसिल मतलब कि जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं। जीवाश्म मतलब युगों पुराने जो जीवाश्म हैं, इसकी तलहटी में, इसकी जमीन के अंदर में पाए गए हैं, तो उसको संरक्षित करने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। जो जीवाश्म से, जिससे कि अपना पेट्रोल बनता है, जिससे अपना ये खनिज बनते हैं, जो पेट्रोलियम जो पदार्थ बनते हैं वो जीवाश्म से ही बनते हैं, तो वो जीवाश्म वहां पर पाए गए हैं, तो ये फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे कि अपनी पीढ़ी, आप, मैं, सब मिलके देखें कि जीवाश्म एक्चुअली में होते क्या है। तो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट फॉसिल नेशनल पार्क, वेरी गुड पार्क, ओके। और देखिए, इसके बाद में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है, ठीक है, सबसे पहला फॉसिल हो गया, उसके बाद में नंबर लगता है वन विहार का, जो कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये 337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, ठीक है, जहां पे माधव, क्लियर हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया आपको। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है? बताइए कौन सा आंसर है इसका सही? पन्ना, सिंघाटी, नेरोदेही या फिर बगदीरा? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पन्ना। पन्ना जो अभ्यारण्य है उसमें गंगऊ, पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, पन्ना का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गंगऊ अभ्यारण्य, गंगऊ अभ्यारण्य जो है इसको जंगली भैंसों के लिए ही प्रस्तावित किया है। ये याद रखिएगा, गंगऊ अभ्यारण्य, ठीक है, ये जंगली भैंसों के लिए इसको प्रस्तावित किया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट इस वीडियो के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हर चीज मैंने एक्सप्लेन की है। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबको देखें और सबको लाइक जरूर बटन दबाएं एक बार, ठीक है। साथ में वीडियो को शेयर भी करें, और जिससे कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देख पाएं और सब मध्य प्रदेश जीके के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है, यू कैन राइट क्वेश्चंस बाय द कमेंट इटसेल्फ इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है मध्य प्रदेश जीके में, ठीक है, और मध्य प्रदेश जीके को पूरा पढ़ने के लिए एमपी जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जीके आप पढ़ सकते हैं। मोर देन 350 वीडियोस आई हैव अपलोडेड अबाउट एमपी जीके इन माय चैनल, तो देयर यू कैन गेट ऑल द टॉपिक वाइज पोर्शन, ठीक है, ऑफ एमपी जीके, तो आप पूरा का पूरा वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।